स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है म्यूटेशन। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP। जीनोम जीन से रिलेटेड हम बात करेंगे। ये मनुष्य के लिए एक ऐसी परियोजना, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मनुष्य या किसी अन्य जीव के सभी जीन्स के नाइट्रोजनिक क्षारक या न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है उसकी एक मैपिंग करना, उनकी पूरी तरह से उनकी संरचना, उनके कार्य की एक जानकारी प्राप्त करके एक प्रोजेक्ट तैयार करना, जिससे हम किसी भी मनुष्य में किसी भी प्रकार के आनुवंशिक या अन्य प्रकार के रोगों की जानकारी प्राप्त कर सकें और ये पता लगा सकें कि ये किस जीन में म्यूटेशन या किस जीन में असामान्यता के कारण ऐसा रोग उत्पन्न हो रहा है और हम उसके लिए क्या ट्रीटमेंट या क्या उपचार कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम पहले बात करते हैं जीनोम क्या है। जीनोम क्या है स्टूडेंट्स, हमने देखा कि मनुष्य में आपको मैंने बताया कि कितने क्रोमोसोम्स, कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं। इसमें हमने देखा कि गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। यानी ये क्या है, 2n = होता है 46। लेकिन अगर n हम देखें तो क्या है यहाँ 23। और इस n को हम क्या टर्म में यूज़ करते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन। और 2n है, ये क्या होता है, डिप्लॉइड। n क्या होता है, हैप्लॉइड, और 2n क्या होता है, डिप्लॉइड। तो जीनोम क्या है कि टोटल नंबर ऑफ जीन इन ए हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पर। तो यहाँ जीनोम की डेफिनेशन क्या होगी कि टोटल नंबर ऑफ जीन इन ए हैप्लॉइड क्रोमोसोम। हैप्लॉइड क्यों कहा कि 2n का मतलब है कि एक, जो जैसे हम बात करें कि गुणसूत्र नंबर 1 है तो इस एक के ही 2 सेट होते हैं। ये दोनों सेट बिल्कुल समजात होते हैं एक दूसरे के। गुणसूत्र 2 की बात करें तो इसमें क्या है, ये दोनों सेट एक दूसरे के समजात है। 3 की बात करें तो ये दोनों सेट एक दूसरे के समजात है। हम क्या है, सिर्फ इधर वाले एक हैप्लॉइड में केवल एक गुणसूत्र लेना है। हर क्रोमोसोम्स का एक क्रोमोसोम अगर हम लेकर उसकी स्टडी करें तो वो कौन सी कंडीशन होती है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो ये जीनोम की डेफिनेशन है। या हम कहें कि किसी एक जीव की, किसी कोशिका या जीव में पाई जाने वाले सभी जीन्स की संरचनाओं के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा, जीनोम। या हम कहें टोटल नंबर ऑफ जीन इन ए हैप्लॉइड क्रोमोसोम। अब जीनोम परियोजना है तो इसका कहाँ से, कोई भी हम अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। तो ये देखिए, सबसे पहले जेम्स वाटसन और फ्रांसिस कॉलिन्स ने 1990 में एक परियोजना स्टार्ट की। और इनकी जो परियोजना है उसमें उनका सहयोग देने वाली 2 संस्थाएं हैं कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यानी यूएसए की यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये 2 संस्थाएं हैं, इनके सहयोग से ये मानव जीनोम परियोजना को स्टार्ट किया गया। मानव जीनोम परियोजना के लिए बहुत अलग अलग देशों से बहुत से वैज्ञानिकों ने कार्य किया। इस परियोजना को पूरा करने के लिए, बनाने के लिए इस संस्था के साथ बहुत से देश, यानी लगभग 20 देश हैं इसके साथ जुड़े। उन्होंने सब ने अपने अपने प्रयोग सहयोग किए, रिसर्च की, और इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, मेगा प्रोजेक्ट। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्या कहा गया, मेगा प्रोजेक्ट। अब क्या है, इसमें एस्टिमेट क्या था। अब देखिए, एक वैज्ञानिक परियोजना है और मनुष्य या किसी भी जीव के एक जीन की स्टडी करनी है और उसमें उनके न्यूक्लियोटाइड्स की आपस में क्या है, सीक्वेंसिंग का एक मैप तैयार करना है। तो इसमें बच्चों बहुत सा एस्टिमेशन, यानी बहुत सा खर्च, यानी एक खर्चीली विधि है ये। तो खर्चीली वैज्ञानिक परियोजना थी। इसमें क्या है कि मनुष्य में अगर हम देखें तो कितने बेस पेयर है, 3 × 10⁹ बेस पेयर की सीक्वेंसिंग हमें तैयार करनी है। उसमें अगर एक बेस पेयर का अगर हम एस्टिमेट लगाएं या खर्च देखें तो कितना था, $3। तो इतने जो 3 × 10⁹ बिलियन
यानी बेस पेयर है, इनके लिए $9 बिलियन की हमें खर्च या $9 बिलियन यहाँ खर्च होने की संभावना है। तो और फिर अगर हम देखें कि ये जो जितने भी हम जीन के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे हमें एक डाटा भी तैयार रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया, इन्होंने एक एस्टिमेशन और किया इसकी सीक्वेंसिंग के लिए। इन्होंने देखा कि एक ऐसी हमें बुक तैयार करनी है जिसमें माने कि एक पेज पर कितने वर्ड आते हों, लेटर आते हों, 1000 एक पेज पर लेटर आएँ, और वैसे ही उस बुक में 1000 पेज हों। तो ऐसी हमारे पास अगर 3300 बुक्स होंगी, तब हम जितना भी जीनोम या जीन के बारे में स्टडी करेंगे उसकी सारी सीक्वेंसिंग उसमें अप टू डेट कर पाएंगे, यानी उसमें सारी एज ए रिटन यानी नोट कर पाएंगे। तो ये एस्टिमेशन का था, बहुत ही बड़ा था। इस समस्या का समाधान करने के लिए, यानी अगर इतनी बड़ी बुक्स बनाना फिर उसका स्टडी करना बहुत ही, और उन बुक्स को एक साथ देखना बहुत क्या थी, एक समस्या थी। उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास एक नई ब्रांच आती है। यहाँ से जेनेटिक्स से आगे एक और इसकी सब ब्रांच निकलती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या है कि कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ऐसा तैयार किया गया जो इस जीन सीक्वेंसिंग डाटा को क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, उसका एनालिसिस करेगा और उसका डेटाबेस तैयार करेगा। तो ये है हमारे पास HGP का एस्टिमेशन। HGP के उद्देश्य या गोल, इसका उद्देश्य या गोल क्या है कि हमें ह्यूमन जीन यानी मनुष्य के जीन की मैपिंग तैयार करनी और टोटल नंबर ऑफ जीन फाइंड करने। उन जीन जैसे 2n क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियोटाइड की क्या सीक्वेंसिंग है, क्या उनकी स्ट्रक्चर है, क्या पोजीशन है, सभी को क्या करना, एनालिसिस करना या उनकी मैपिंग तैयार करना। और साथ में ही इसमें जो हम जितने भी यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनिक क्षार की सीक्वेंसिंग का पता लगाएंगे उसका एक डेटाबेस तैयार करना। उस डेटाबेस को एनालिसिस करने के लिए एक ऐसी टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, एक ऐसी तकनीक विकसित करना जो उस डाटा को एनालिसिस कर पाए। और इसी के साथ लास्ट है इसमें इसका गोल कि ELSI, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। मतलब क्या है ELSI का कि एथिकल, नैतिक, लीगल, विधिक, सोशल और सामाजिक मुद्दों का निराकरण करना, यानी एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज का क्या है, निराकरण करना। क्या है HGP के उद्देश्य। और ह्यूमन जीन है बच्चों, एक और बात आप यहाँ ध्यान रखना कि हमने आपको एक इडियोग्राम डेफिनेशन बताई थी जहाँ हम ये जेनेटिक्स हमने स्टार्ट की है मेंडल के बाद क्रोमोसोम म्यूटेशंस या क्रोमोसोमल एब्रेशन में। इसमें एक वर्ड आया था हमारे पास जब हमने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आपको बताई थी, इडियोग्राम। इसका क्या मतलब है कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं किसी भी जीव में, उन क्रोमोसोम का जो एक सेट तैयार किया जाता है वो उनकी साइज़ के आधार पर तैयार करते हैं कि पहला क्रोमोसोम है सबसे बड़ा होगा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा छोटा, चौथा, पाँचवा, छठा, इस प्रकार इडियोग्राम तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास ह्यूमन में, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम है। और पहला क्रोमोसोम है सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है और 23वां क्रोमोसोम है सबसे छोटा क्रोमोसोम है। विधि या मेथड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जब रिसर्च की गई उसमें जो मेथड्स उसकी निकाली गई, उसमें 2 मेथड्स हैं। पहला है कि ऐसा जीन जो RNA के रूप में अभिव्यक्ति करता है, RNA के रूप में अभिव्यक्ति करता है, उसकी जो टेक्निक है उसका क्या नाम है, व्यक्त अनुक्रम घुंडी। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, व्यक्त अनुक्रम घुंडी। जब हम ऐसे जीन की स्टडी कर रहे हैं जो केवल RNA के रूप में ही अपनी अभिव्यक्ति दिखा रहा है। इसके अलावा जो जीन हैं जो क्या है, कोडिंग और नॉन कोडिंग अनुक्रम है, DNA के पार्ट्स, उनकी जब हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है, अनुक्रम टिप्पण। अब हमारे पास जैसे ये एक DNA है, DNA में हमें पता है यहाँ नाइट्रोजनिक बेस क्षारक हैं, A है, T है, C, G। तो इस पूरे DNA का एक साथ प्रवर्धन है पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है कि DNA के छोटे छोटे खंड कर दिए जाते हैं
और इसके लिए यहाँ एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस एंजाइम से हम क्या करते हैं, यहाँ डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं। इस पार्ट को क्या किया जाता है, एक होस्ट सेल में प्रवेश कराया जाता है। ये हमारे पास क्या है, होस्ट सेल। यहाँ जैसे ये डीएनए का खंड, होस्ट सेल में इनकी क्या हो जाती है, क्लोनिंग होती है, यानी इनकी सेम टू सेम कॉपीज तैयार होती है। अब होस्ट सेल तक भेजने के लिए यहाँ एक क्लोनिंग वेक्टर होता है, जो हम दो आपको बता रहे हैं। एक तो होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्लोनिंग और एक होता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दोनों क्लोनिंग वाहक या वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। इनके द्वारा इस डीएनए खंड को कहाँ भेजा जाता है, होस्ट सेल में। होस्ट सेल में क्या की जाती है, डीएनए की बहुत सी कॉपी तैयार की जाती है, यानी प्रवर्धन किया जाता है। इस प्रवर्धित डीएनए अनुक्रम को आगे निर्धारण किस मेथड द्वारा किया गया, फ्रेडरिक सेंगर द्वारा किया गया, और इस मेथड को क्या नाम दिया गया, सेंगर्स मेथड। फ्रेडरिक सेंगर ने इस डीएनए अनुक्रम का निर्धारण किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेंगर्स मेथड, और इस साइंटिस्ट का नाम क्या है, फ्रेडरिक सेंगर। यहाँ से अनुक्रमित डीएनए खंड को उसके बाद क्या किया गया, ये डीएनए खंड है, ये ओवरलैपिंग भी हुए, उनमें से उनकी कॉपीज़ को अलग कर और इसे क्या किया गया, एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा इनको पंक्तिबद्ध किया गया। इस प्रकार जीनोम की है वो एक मैपिंग तैयार की जाती है। एचजीपी की विशेषताएं, मानव जीनोम परियोजना में 3164.7 करोड़ क्षारक का पता लगाया गया। ह्यूमन जीनोम, मानव जीनोम में 3164.7 करोड़ क्षारक का पता लगाया गया। और मानव जीनोम परियोजना को पूरा होने से पहले ये पूर्वानुमान लगाया गया कि 80 से 1,40,000 जीन हैं वो मनुष्य में पाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में कितने जीन प्राप्त किए गए, 30,000। कितने जीन देखे गए, 30,000 जीन। और प्रत्येक जीन पर, यानी एक जीन पर 3,000 क्षारक पाए जाते हैं। कितने क्षारक पाए जाते हैं, 3,000 क्षारक। क्षारक आप समझ रहे हैं, ये नाइट्रोजनिक क्षारक की बात हो रही है। यहाँ नाइट्रोजनिक क्षारक हमने देखे थे, प्यूरीन और पिरीमिडीन, पिरीमिडीन में, और यहाँ क्या था, एडेनिन और ग्वानिन। जहाँ भी क्षारक का मतलब क्या है, नाइट्रोजनिक क्षारक से बात हो रही है। इसी प्रकार फिर इन्होंने आगे मनुष्य में डिस्ट्रोफिन पहला जीन है, पहला क्रोमोसोम है, पहला क्रोमोसोम है, इस पर पाया जाने वाला जीन है डिस्ट्रोफिन। सबसे बड़ा जीन है क्योंकि इसमें सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं, 2,968 जीन इस एक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। और ये क्रोमोसोम कौन सा होता है, पहला क्रोमोसोम। आपको मैंने बताया भी है कि क्रोमोसोम को साइज के बेस पर इनको सेट किया गया है, उसमें पहला क्रोमोसोम सबसे बड़ा है और धीरे धीरे क्रोमोसोम के साइज कम होते हैं। तो पहले क्रोमोसोम पर कितने जीन हैं, 2968 जीन। और इस क्रोमोसोम पर कितने क्षारक पाए जाते हैं, 2.4 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं। और वाई क्रोमोसोम पर कितने जीन पाए जाते हैं, 231 जीन। यानी ये तो क्या है, सबसे छोटा क्रोमोसोम, और ये वाला क्या है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम डिस्ट्रोफिन। और इसका फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन है ये प्रोटीन सिंथेसिस में अपनी भूमिका निभाता है। इसी प्रकार हमने जितने भी जीन पढ़े हैं, हम कहते हैं कि डीएनए से रेप्लिकेशन, प्रतिकृति द्वारा डीएनए का निर्माण होता है, और अनुवादन द्वारा, ट्रांसलेशन द्वारा किसका निर्माण होता है, आरएनए। और आरएनए आगे किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। लेकिन जितना भी डीएनए आरएनए है उसमें केवल 2% पार्ट ही प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य करता है। 2% जीन ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, 2% जीन ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जितने भी मनुष्य हैं, इतने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमारे सामने एक ये बड़ी बात आती है कि सभी जीवों में 99.9% जीन क्या होते हैं, एक समान होते हैं। 99.9% जीन एक समान होते हैं। नेक्स्ट इज एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता का पता लगाया गया। एचजीपी की हेल्प से एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता का पता लगाया गया, और इसी से ही अगर हम किसी सीक्वेंस या किसी नाइट्रोजनिक क्षारक में कोई डिफेक्ट आ गया है, कोई असामान्यता आ गई है, उससे संबंधित रोग का हम पता लगा सकते हैं। उस बहुरूपता के कारण ही हम उस न्यूक्लियोटाइड पर आधारित रोग का पता लगा सकते हैं। ये होती कैसे है, एक बार ध्यान से देखिए। जैसे हम बात करें कि ये न्यूक्लियोटाइड है,
कोई 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता का मतलब क्या है? हमने जैसे बात की कि यहाँ सीक्वेंस है ए सी जी टी, यहाँ हम बात करें ए सी जी यू, जीप लगा लेते हैं, यहाँ ए सी जी ए। अब देखिए एकल बहुरूपता का क्या मतलब है कि ये 3 व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं जिनके किसी एक न्यूक्लियोटाइड की हम स्टडी कर रहे हैं। तो आप देखिए उसमें पहले 3 नाइट्रोजनिक क्षारक ए सी जी तीनों क्या हैं? एक समान है, लेकिन चौथे न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजनिक क्षारक है, ये क्या है? सब में अलग अलग है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की एक नाइट्रोजनिक क्षारक है, वो हम 3 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, यहाँ ए बी सी तीनों में क्या है? अलग अलग है। इसके अलावा बाकी सभी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है बिल्कुल क्या है? एक समान है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, थैंक यू।